हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्लॉक से है। हमने पहले भी कई दफ़ा इस चीज़ को बताया है कि क्लॉक, कैलेंडर, एज कुछ वैसे टॉपिक है जो मैथ और रीजनिंग दोनों जगह कॉमन है, यानी इन टॉपिक को मैथमेटिक्स के अंदर भी हम लोग को पढ़ना है और रीजनिंग के अंदर भी हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ क्वेश्चन यह है कि एक घड़ी की सुइयाँ 2 बजे एक न्यून कोण और एक बृहद कोण बनाती है, तो बृहद कोण की माप बताइए। जब 2 बजेगा, जैसे 2 बजने का केस क्या होगा, 2 बजे जो आवर वाला सुई होगा, जो मिनट वाला सुई होगा वह तो 12 पे होगा, और जो आवर वाला सुई होगा वह कहाँ पे होगा, 2 पे होगा। तो जिस समय 2 बजेगा ठीक उस समय 2 कोण बनेगा। एक तो छोटा कोण बनेगा इस तरफ से, ठीक है, घंटा और मिनट के सुई के बीच में हमेशा कोण निकालना होता है। नहीं भी दे तो आप समझ जाइएगा, दोनों सुई बोले तो आपको समझ जाना है कि घंटा और मिनट के सुई के बीच ही बोला गया है। तो 2 बजे जो घंटा वाला सुई होगा वह 2 पे होगा, मिनट वाला सुई 12 पे होगा। तो एक कोण तो आपका इस तरफ से बनेगा, यह छोटा कोण होगा, और एक कोण आपका इस तरफ से बनेगा जो बड़ा कोण होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे, इस तरफ से बनने वाला कोण छोटा होगा और इधर से बाहर से जो कोण आपका बनेगा वो बड़ा कोण होगा। हमें बताना है कि एक न्यून कोण और एक बृहद कोण बनाती है, आपको बृहद कोण का माप बताना है कि क्या होगा। देखिए हम न्यून कोण कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जब क्वेश्चन में केवल आवर दिया जाए ना, तो उन आवर वाले वैल्यू में, उस आवर वाले वैल्यू में केवल आपको 30 से गुना करना है, इससे एक कोण का माप आपका निकल जाएगा। तो बोला है ठीक 2 बजे, तो 2 गुने 30 यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो एक कोण तो आपका क्लियर हो गया, इन दो कोणों में से एक कोण तो आपका क्लियर हो गया कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब दूसरे कोण का आप माप बताइए कि क्या होगा। तो आप इसको कंप्लीट करा के देखिए, पता चलेगा कि एक सर्किल बनाया, और जब एक सर्किल बनता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। मतलब यह पूरा मिला के 360 डिग्री है। तो इसमें से इस वाले कोण का माप अगर 60 है तो शेष कोण का माप हम कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करके। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। तो एक कोण तो हम लोग फॉर्मूला की मदद से इस मेथड से निकालेंगे, और दूसरे कोण का माप जब भी निकालना होगा तो 360 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। अगर आपसे छोटे कोण का माप पूछे तो आपको वैसे कोण को चुनना है जिसका वैल्यू 180 से छोटा हो, और बड़े कोण का माप पूछे तो आपको वैसे एंगल को चुनना है इन दोनों में से जिसका वैल्यू आपका 180 से बड़ा हो। तो हमें बताना है बृहद कोण का माप क्या होगा। तो बृहद कोण का माप क्या हो जाएगा आपका, 300 डिग्री। वैसे भी दोनों एंगल आप निकाल चुके हैं, एक एंगल 60 डिग्री बनेगा, एक एंगल 300 डिग्री बनेगा। बृहत्तम कोण का माप बताना है, बड़े कोण का माप बताना है, कितना डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री। हमने आपसे क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर क्वेश्चन में केवल आवर दिया जाए उस केस में, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 बजे कितने डिग्री का, 6 बजे कितने डिग्री का, 7 बजे कितने डिग्री का, अगर क्वेश्चन में केवल आवर दिया जाए तो आपको क्या करना है, केवल 30 से गुना करना है, एंगल पता चल जाएगा। 3 बजे 3 गुने 30, 4 बजे 4 गुने 30, 5 बजे 5 गुने 30, है ना, 150 डिग्री, 6 बजे 6 गुने 30, 180 डिग्री, 7 बजे 7 गुने 30, 210 डिग्री। एक कोण हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरा कोण निकालना होगा तो 360 डिग्री से माइनस करेंगे। हमेशा सेम टाइम में 2 कोण बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था आपका कि केवल आवर था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आवर और मिनट दोनों आ जाए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम क्लॉक पढ़ाए हैं जिसका वीडियो अपलोड हम कर रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं, है ना। जब भी एंगल आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, 60h, या डिफरेंस है, डिफरेंस यानी जो बड़ी वैल्यू होगी ना इन दोनों में से, उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 60h माइनस 11m/2, इस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 बजे कहने का मतलब क्या होगा कि जो आवर का वैल्यू होगा वह आपका कितना होगा, 2 होगा, और मिनट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मिनट का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मिनट का वैल्यू दे 2:15 पूछा गया होता, तो m के जगह 15 डालते, h के जगह 2 डालते। लेकिन यहाँ m के जगह 0 लेंगे तो यह पूरा पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट का तो हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, केवल इस पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो 30h हो जाएगा। तो h का मान 2 है तो 2 गुने 30 यानी कि 60। बाकी का जो भी कोण आपका निकालना होगा, अगर क्वेश्चन में घंटा और मिनट दोनों दे, उस केस में आप इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला यदि सुनीता की आय उसकी बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है। देखिए सुनीता का आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से कितना अधिक है, 75/4%। अच्छा, 75/4% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 75/4
प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100। यह बात आप सबको पता है कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 कहाँ लिखते हैं, बट्टा में। ठीक है, चूंकि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अब आप इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100। इसका मतलब क्या आया, ऊपर में वैल्यू आया 3 और नीचे में वैल्यू आया 16। इसका मतलब यह हुआ कि सुनीता का जो आय है उसके बॉयफ्रेंड के आय से 3/16 ज़्यादा है। 75/4 प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लिए। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है, तो भाग किए। इसका मतलब यह आया कि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड के आय से 3/16 अधिक है। अच्छा, 3/16 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सुनीता का आय है ना 3 अधिक होगा 16 से, तो 16 से 3 अधिक मतलब कितना होगा, 19 होगा। अगर उसके बॉयफ्रेंड का आय कितना होगा, 16 होगा। जिससे अधिक बोलेगा बट्टा में उसका वैल्यू होगा। तो सुनीता के बॉयफ्रेंड से अधिक बोला है, यानी सुनीता के बॉयफ्रेंड का आय 16 और इसका 3 अधिक, यानी इसका सुनीता का आय कितना हो जाएगा, 19। दोनों का आय निकल गया। 3/16 अधिक यानी 19/16, मतलब सुनीता का आय 19 और इसके बॉयफ्रेंड का आय कितना, 16। अब बोला है तो उसके बॉयफ्रेंड की आय को, सुनीता के बॉयफ्रेंड की आय को सुनीता के आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। यानी हमें यह बताना है कि सुनीता के बॉयफ्रेंड का जो आय है वह सुनीता के आय से लगभग कितना कम है। तो 16 19 से कितना कम है, तो इसके बॉयफ्रेंड का आय 3 कम है। कितना से, सुनीता के आय से, तो बट्टा में सुनीता का आय। ठीक है, सुनीता के बॉयफ्रेंड का आय सुनीता का आय से कम कितना है, 3 कम है। कितना प्रतिशत कम है यह निकालना है, तो 3 कम है किससे, सुनीता से, तो बट्टा में सुनीता का आय लिखेंगे। और चूंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए हम गुना करेंगे 100 से। अब इसको जब आप काटिएगा तो आंसर हमें लगभग में निकालना है। तो 3 से 19, 18 तो कट जाएगा, 6 होगा, और 6 से काटेंगे 100 को 16, यानी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। देख के पता लग गया, लगभग में आंसर निकालना है, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं निकलेगा। अब 100 में 3 से गुना कर लीजिए, 300 बट्टा कितना हो जाएगा, 300/19 हो जाएगा। वैसे भी भाग करके देख लीजिए, 19 एकम 19, क्या बचेगा आपका, 11 बचेगा। 110, 19 पंचे 95, यानी 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। 15 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग किस ऑप्शन के करीब होगा, 16। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार आता है और बनाने में आप ज़्यादा समय लगा देते हैं। एलिगेशन का यह इंपॉर्टेंट टाइप है। 3-4 टाइप का क्वेश्चन एलिगेशन टॉपिक के अंदर तो आता ही है, जिसमें से यह एक इंपॉर्टेंट टाइप है। बोला है 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 का अनुपात। अम्ल और पानी, अम्ल यानी अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिड, और पानी यानी कि वाटर। इसमें क्या रेशियो है, पहले कंटेनर में 3:1। पहले कंटेनर में अम्ल और जल में 3:1 का अनुपात। अब हम चलते हैं दूसरे कंटेनर में, 5:3। दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है ना, दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का जो रेशियो है वह है आपका 5:3। यह बात हम लोग कर रहे हैं दूसरे कंटेनर का, यह बात हम लोग कर रहे हैं पहले कंटेनर का। ठीक है, पहला बर्तन है कोई, पहला बर्तन में एसिड और वाटर में 3:1 का अनुपात। यानी कि अगर मिश्रण 4 लीटर का है तो उसमें एसिड 3 लीटर है और वाटर 1 लीटर है। अगर मिश्रण 8 लीटर का है, दूसरे बर्तन में मिश्रण कितना है 8 लीटर का, तो एसिड उसमें 5 लीटर और वाटर उसमें 3 लीटर। यह रेशियो दे रखा है कि कोई बर्तन में एसिड और वाटर दोनों रखा गया है, दोनों का मिश्रण रखा गया है, तो उसमें कितना एसिड है और कितना वाटर है। तो अगर मात्रा 8 लीटर है तो एसिड 5 और वाटर कितना 3। अब बोला है कि एक नया मिश्रण प्राप्त करना है, इन दोनों को मिला करके एक नया मिश्रण प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात हो, दोनों को किस अनुपात में मिलाए। यानी एक जो कॉमन बर्तन है ना, जिसमें इस दोनों को मिलाना है, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या चाहता है। कोई व्यक्ति चाहता है कि जो मिश्रण बनाए, इस दोनों का जो मिश्रण बने, यानी पहला और दूसरा कंटेनर दोनों को जब हम मिलाए, पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर को लेकर के जब हम मिलाएं, तो तीसरे बर्तन में एसिड और वाटर में क्या रेशियो आए, 2:1 का अनुपात आए। मतलब एसिड अगर 2 तो पानी का मात्रा 1। इस तरह से रेशियो यह चाहता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा। देखिए बोल क्या रखा है कि 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का। तो पहला कंटेनर में यानी कि पहला बर्तन में एसिड और वाटर में 3:1 का अनुपात, दूसरा में 5:3 का अनुपात। अब बोला है कि एक नया मिश्रण प्राप्त करना है, इसके लिए जिसमें अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात। अम्ल यानी एसिड और वाटर में क्या रेशियो चाहता है, 2:1 चाहता है। तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, मतलब इस दोनों को किस अनुपात में मिलाए।
कहने का मतलब है कि पहला बर्तन का कितना मात्रा दूसरा बर्तन के कितने मात्रा के साथ मिलाए कि जो नया मिश्रण तैयार हो उसमें एसिड और वाटर में 2:1 का अनुपात हो। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक है, या जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से आपके समझ में नहीं आएंगी। तो मैथमेटिक्स सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्वेश्चन को पहचानने का प्रयास करिएगा, है ना, समझने का प्रयास करिएगा, और क्वेश्चन को पढ़ने में, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने में वक्त जरूर दीजिएगा। अब आइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि तीनों कंटेनर के, यानी तीनों जो बर्तन है ना उसमें मिश्रण की मात्रा को हम बराबर करते हैं। तो पहला बर्तन में देखिए मिश्रण कितना है, 3 और 1 4 है। इस वैल्यू को हम हटा देंगे बाद में, अभी देख लीजिए मिश्रण कितना है 4। इसमें देखिए मिश्रण कितना है 5 और 3 8। मिश्रण कहने का मतलब दोनों को मिला लेंगे तो, और इसमें मिश्रण कितना है 2 और 1 3। अब एक छोटा सा ट्रिक आपको यह यूज करना है कि तीनों बर्तन में मिश्रण की मात्रा को बराबर करना है। तो पहला में है 4, दूसरा में है 8, तीसरा में है 3। तो आप सोचो जरा कि 4 8 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, 4 8 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो इस तीनों के टेबल में आ जाता है, पहाड़ा में आ जाता है। तो 4 8 और 3 24 पे जाके बराबर होगा। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 8 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, 24 पे। तो सब में बर्तन के मात्रा को 24, मिश्रण के मात्रा को 24 कर लीजिए। तो 3 और 1 4 है ना, इसमें 6 से गुना करिएगा तो 24। 5 और 3 8 है, इसमें 3 से गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। और 2 1 3 है, इसमें 8 से गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। यानी पहला काम अभी हम लोग किए हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहला स्टेप हम लोग क्या बढ़ाएंगे कि तीनों बर्तन में मिश्रण की मात्रा को हम इक्वल कर देंगे। तो पहला में मिश्रण का मात्रा 4 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 3 है। 4 8 और 3 24 पे जाके बराबर होगा। तो प्रत्येक में बर्तन में मिश्रण की मात्रा को 24 करेंगे। यहाँ 4 है, 6 से गुना 24। अच्छा, ऐसा करने से मान में कोई अंतर भी नहीं आया है। जैसे देखिए 3:1 है ना, तो 6 से जब दोनों में गुना करिएगा तो यह क्या हो जाएगा 6 3 18, और 1 में 6 से गुना करिएगा तो 6, और साथ में क्या है अनुपात। अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है, तो फिर से तो यह कटेगा, काटिए 6 से दोनों कटेगा, 6 3 18, 6 कम 6, मतलब हम 18:6 लिखे या 3:1 लिखे, इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। किसी भी अनुपात के जब दोनों पद में आप समान अंक से गुना करते हैं ना तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी जो दिखने में आपको लग रहा है कि वैल्यू चेंज हो गया, बट इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन हम लोग का एक काम भी हो जाता है कि मिश्रण का मात्रा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और कई जगह इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, 6 से जब दोनों में गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 6 3 18, और यह हो जाएगा आपका 6 कम 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 3 से जब दोनों में गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 5 3 15, और यह हो जाएगा आपका 3 3 9, और 8 से गुना करिएगा तो 8 दूना 16, और यह हो जाएगा आपका 8 कम 8। तो अभी तक तो हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, बस एक ही काम किया है, यह तो आपका क्वेश्चन ही था। हम लोग क्या किए हैं, तीनों बर्तन में मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दिए हैं। अब लगाएंगे हम लोग एलिगेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर एलिगेशन के क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे तो जब भी एलिगेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस बनाते हैं। पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कोई एक वस्तु लेके चलना है, या तो आप एसिड लेके चलिए या फिर वाटर लेके चलिए, जो वो आपके जी में आए, दोनों से आपका एक ही रिजल्ट आएगा। तो हम एसिड लेके चलते हैं। तो पहले बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 18। देखिए पहले बर्तन में एसिड का, यहाँ पहले बर्तन में ले रहे हैं, तो पहले बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 18। दूसरे बर्तन में बताइए कि अब एसिड का मात्रा कितना 15। जो भी लेके चलिएगा तीनों बिंदु पर वही रखिएगा। और मिश्रण में एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा, सॉरी, तो देखिए आगे अब क्या बोला है कि मिश्रण में एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो मिश्रण में आपका एसिड का मात्रा हो गया 16। अब आप क्या करिए ना, एलिगेशन मेथड से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 18 में से 16 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात लिखिए, 15 में से 16 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 1। क्रॉस में घटाते हैं, इसमें से इसको घटाइए और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइएगा। तो 15 में से 16 घटाएंगे 1, 18 में से 16 घटाएंगे 2, यानी दोनों बर्तन के मिश्रण को हम किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:2 के अनुपात में मिलाएंगे। हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। कोई एक कंटेंट लेकर के, या तो आप वाटर, एसिड की जगह वाटर भी रख के चेक करिए, आपका आंसर वही आएगा, कोई डिफरेंट आंसर में नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:2 के अनुपात में।
आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। नल और टंकी से यह क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकता है। देखिए ए भर सकता है कितने मिनट में, ए भर सकता है 12 मिनट में, और बी भर सकता है कितने मिनट में, बी भर सकता है आपका 16 मिनट में। ठीक है, दो टैंक है, एक टैंक है जिसमें दो पाइप लगा हुआ है, पाइप ए और पाइप बी। नल और टंकी के क्वेश्चन तो इसी तरीके से आते हैं, दो पाइप होगा, तीन पाइप होगा, पाइप का संख्या कितना भी होगा, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है ना नल और टंकी का, तो किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे आप सीखने का प्रयास करिएगा। दो पाइप है, पहला अकेले पूरी टंकी को भरेगा 12 मिनट में, दूसरा अकेले पूरी टंकी को भरेगा 16 मिनट में। हम लोग टंकी का क्षमता निकालते हैं कि टंकी का क्षमता कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं, बट एक ऐसा वैल्यू हम लेना चाहते हैं जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो इसके कारण इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। एलसीएम का भी तरीका है कि दोनों में से जो बड़ा है उसको पकड़िए और उसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटा वाला नहीं काटे। तो दोनों में बड़ा 16 है, 16 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं काटेगा। तो 16 दूना 32 नहीं काटा, 16 3 48, 48 को काट जाएगा, तो 48 एलसीएम। अब टंकी का क्षमता हो गया 48 लीटर। इसको देखिए, यह 12 मिनट में टंकी को भरेगा, यानी 12 मिनट में 48 लीटर, तो 1 मिनट में 4, 48/12। या 16 मिनट में 48, तो 1 मिनट में 16, 48/16 यानी कि 3 लीटर। प्रत्येक के द्वारा 1-1 मिनट में भरा गया मात्रा निकालिए। सबसे पहले टंकी का क्षमता निकाल लिए, फिर क्या निकाले, प्रत्येक के द्वारा 1-1 मिनट में कितना मात्रा भरा जाएगा। अब आगे देखो आप, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, परंतु टैंक के भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया। जो पहले बंद करने वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं समझिएगा। दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन 4 मिनट पहले ए को बंद किया गया। अच्छा, आप एक चीज़ सोचो कि ए 1 मिनट में कितना लीटर भर सकता है, ए 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है। तो टंकी के भरने से 4 मिनट पहले इसको बंद कर दिया गया। तो अगर 4 मिनट पहले जो बंद इसको किया गया है नहीं बंद किया गया होता, तो 4 मिनट और यह चल लेता, तो 4 मिनट में 4 चौके 16 लीटर और ज़्यादा यह टंकी में पानी भर देता। यही तो होता ना, 16 लीटर एक्स्ट्रा पानी यह भर देता। बोला है कि 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया, तो अगर हम ए को बंद नहीं करते तो क्या होता, 4 मिनट और चलता, और ए अगर चलेगा तो 1 मिनट में 4 भरेगा, तो 4 मिनट में 4 × 4 यानी 16 लीटर एक्स्ट्रा भर देगा। तो 16 लीटर पानी एक्स्ट्रा यह भर देगा 4 मिनट में। तो हम क्या करेंगे ना कि हम पहले इसको बंद नहीं करेंगे, इसको हम साथ में चलाएंगे, बस जितना एक्स्ट्रा पानी यह भरेगा उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। यानी अब यह दोनों मिलकर कितना लीटर भरेगा, 64 लीटर भरेगा। क्षमता 48 लीटर है, लेकिन 4 मिनट पहले को बंद कर दिया गया, तो नहीं बंद किया होता तो 4 मिनट और चलता, तो 4 चौके 16 लीटर, मतलब 64 लीटर भर देता। अब क्वेश्चन क्या बन गया है कि ए और बी दोनों में से कोई बंद नहीं हुआ है, अब दोनों साथ में चलेगा और तब तक चलेगा जब तक 64 लीटर न भर जाए। तो 64 लीटर भरने में क्या समय लगेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 और 3 7, यह 4 यह 3 7, तो 64 लीटर भरने में 64/7 मिनट का समय लगेगा। चूंकि मिनट के फॉर्म में है तो आंसर मिनट के रूप में, यानी 9.1/7 मिनट का समय लगेगा। तो 9.1/7 मिनट, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, 9 मिनट 8 सेकेंड। यह तो 9 पूरा का पूरा मिनट हो जाएगा, और 1/7 आपका मिनट के फॉर्म में है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट से सेकेंड में आने के लिए कितना से गुना करेंगे हम, 60 से गुना करेंगे। अब 7 से अगर इसको काटिएगा तो 7 8 56 8 दशमलव समथिंग, यानी लगभग 8 सेकेंड के करीब आएगा। तो 9 मिनट और 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है आपका, लगभग में आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, और यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोला है 12 आदमी या 16 औरत या नहीं है, और कहने का मतलब दोनों ग्रुप एक साथ शामिल होगा, एक काम को 4 दिन में पूरा करता है। यहाँ वर्कर दो अलग अलग फॉर्म में है, यहाँ वर्कर मैन और वुमेन के फॉर्म में है, तो हमें इफिशियंसी क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। देखिए 12 आदमी, तो आदमी के लिए हम मैन लिखते हैं, तो 12 मैन और 16 औरतें प्लस 16 वुमेन, और बोला है ना इसलिए हम प्लस किए हैं। यह जो ग्रुप है वर्कर का, 12 आदमी और 16 वुमेन, यह जो वर्कर का ग्रुप है यह एक काम को 4 दिन में करता है। तो वर्कर्स गुने डे करेंगे, इससे टोटल वर्क निकल जाएगा। 12 आदमी और 16 औरत किसी काम को कितना दिन में, 4 दिन में। तो टोटल वर्कर का समूह इतना है, तो वर्कर्स गुने डे करने से टोटल वर्क निकलता है। जैसे 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में, तो काम का कुल मात्रा 10 × 8। उसी तरह से इतना व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में, तो काम का कुल मात्रा इतना × 4 होगा।
जबकि आगे देखिए क्या बोला है, आगे एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन। अच्छा देखो, यही काम जो है वह एक आदमी, यही काम जो है ना आपका, वह एक आदमी कितना दिन में कर लेता है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, हाँ जी, यही काम जो है आपका वह एक आदमी आपका कर लेता है कितना दिन में, 80 दिन में कर लेता है। एक आदमी यही काम आपका 80 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क मतलब यह दोनों एक ही काम है। जितना काम 12 आदमी और 16 औरत 4 दिन में करता है, उतना ही काम एक आदमी 80 दिन में। अब काम की मात्रा कैसे निकालते हैं, वर्कर्स गुने डे, तो एक आदमी गुना 80 टोटल वर्क, इतना आदमी गुने 4 टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है इसलिए आपस में बराबर, इतना ही काम, मतलब काम का मात्रा सेम ही है। अब जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 20 चौके 80, यहाँ पे 20 हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन करिए, इधर क्या है आपका 12 मैन है प्लस क्या है आपका 16 वोमेन है, बराबर इधर एक मैन गुना 20 तो कितना हो जाएगा 20 मैन, एक मैन में 20 से गुना तो 20 मैन। अब दोनों में जो एक टाइप का डाटा है उसको एक तरफ ले जाइए, तो 12 मैन इधर आके 20 मैन में से घटेगा तो क्या बचेगा 8 मैन इधर बचेगा, और इधर कितना वोमेन हो जाएगा 16 वोमेन हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू कटने वाला है तो काट लीजिए, अगर काटिएगा तो इससे यह कट जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। अब देखिए क्या बचा आपका 2 वोमेन बराबर मैन बचा, यहाँ से मैन और वोमेन का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब इस तरीके से डाटा आ जाए तो मैन और वोमेन का रेशियो निकालने का तरीका है कि m को ढकिए, जो संख्या दिखेगा वो m का वैल्यू हो जाएगा, और w को ढकिए, जो संख्या दिखेगा वो w का, तो w को ढकेंगे, कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है मतलब w का वैल्यू 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी वर्कर 2 अलग अलग फॉर्म में होगा, है ना, 3 अलग अलग फॉर्म में, यानी मैन वोमेन के रूप में, मैन वोमेन बॉय के रूप में, मैन बॉय के रूप में, यानी 2 अलग अलग फॉर्म में रहे, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि वर्कर का आप इफिशियंसी निकालिए। तो यह भी टोटल वर्क, यह भी टोटल वर्क, इससे हम लोग वर्कर का इफिशियंसी निकाल लिए कि एक आदमी अगर 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, तो एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, काम कौन सा ले, यह वाला काम ले कि यह वाला काम ले, तो दोनों में से कोई ले लीजिए जो आपके लिए सिंपल हो। तो काम एक आदमी के लिए कितना दिन का था, 80 दिन का था, तो टोटल वर्क हम यह भी ले सकते हैं या फिर टोटल वर्क हम यह भी ले सकते हैं, दोनों तो बराबर ही हैं। तो 2 बराबर वैल्यू में से अगर x बराबर y है तो या तो हम y ले या x ले, वैल्यू सेम ही आएगा। तो यह दोनों बराबर है तो हम इसको ले लिए टोटल वर्क के स्थान पर, चूंकि इसमें कैलकुलेशन हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब बोला है कि एक औरत द्वारा अकेले इस काम को, मतलब इसी काम को जो एक आदमी 80 दिन में किया था, इसी काम को समाप्त करने में एक औरत को कितना समय लगेगा, तो बट्टा में एक औरत, टोटल वर्क में उससे भाग करेंगे जिससे काम लेना होगा। अब वर्कर का इफिशियंसी लिखिए, एक मैन का इफिशियंसी कितना है 2, तो एक मैन के जगह हम लिखेंगे 2 गुना 80 है तो 80, जितना भी मैन होता 2 मैन तो 2 गुने 2 10 मैन तो 10 गुने 20 हो जाता, पट्टा एक वोमेन, तो एक वोमेन के का इफिशियंसी कितना है 1 ही रह जाएगा। अब 80 गुने 2 यानी कि 160, तो यह काम एक औरत कितना दिन में करेंगी, यह काम एक औरत करेगी आपका 160 दिनों में। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वह लाभ का रेशियो होता है, ठीक है। बोला है सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील का पूंजी 20,000 9 महीने के लिए, सुनील 20,000 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बोला है 6,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए सुनील कितना इन्वेस्ट किया है, सुनील और गोपाल के इन्वेस्ट का सबसे पहले देखिए रेशियो क्या है। तो सुनील इन्वेस्ट किया है 20,000, ओके, सुनील का इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, और यह जो 20,000 रुपये लगाया है कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए, तो पूंजी गुने समय यह सुनील का लाभ हो गया। अनुपात गोपाल पूंजी कितना लगाया है 30,000, तो गोपाल का पूंजी आपका कितना हो गया 30,000, ठीक है, और गोपाल पूंजी कितने दिनों के लिए लगाया है 12 महीने के लिए, तो पूंजी गुने समय या गोपाल का लाभ हो गया। यहाँ से दोनों का क्या निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। क्लियर। अब काटिए, यहाँ पे देखिए 4 0 इधर भी है 4 0 इधर भी है, अनुपात में कटने वाला होता है तो काटते हैं। अगर हम उसी तरह से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब इधर देख लीजिए 2 गुना 3 यानी 6, 6 से काटेंगे 12 को, 6 दूना 12। इधर क्या वैल्यू आया, कुछ नहीं है तो 1, और इधर क्या आ गया आपका 2, मतलब दोनों के लाभ में 1:2 का अनुपात होगा। मतलब सुनील को अगर 1 रुपये का लाभ तो गोपाल को 2 रुपये का लाभ, ठीक है। आगे बढ़िए। अब बोला है 60,000 के कुल लाभ में, कुल लाभ कितना है 60,000,
अब आप देखो यहाँ से कैसे अब हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। कुल लाभ आपका 60,000 है, ठीक है, यही है कुल लाभ। आप बताओ कि अनुपात में कुल लाभ कितना है। तो सुनील का लाभ 1 है, गोपाल का लाभ 3 है, यानी अनुपात में कुल लाभ 3 है। तो इसका मतलब यह जो 60,000 है वो अनुपात 3 का मान है। अनुपात में दोनों का कुल लाभ कितना है 3, और रियल में कितना 60,000। तो अनुपात 3 का वैल्यू 60,000, तो 1 का वैल्यू 60,000 बट्टा 3, जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर और अनुपात के मान नीचे, इससे अनुपात 1 का मान निकलता है। हमें क्या बताना है, सुनील का लाभ यानी अनुपात 1 का मान, तो 1 से गुना कर लीजिए। अगर हमें निकालना हो तो गोपाल का लाभ यानी अनुपात 2 का मान, तो 2 से गुना कर लेते, बस क्वेश्चन सोल्व। 3 से काटिए, 20 दिया 7, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसके अलावा जितना जीरो है आप रहने दीजिए। 20,000 रुपये यही आपका क्या हो जाएगा, सुनील का लाभ हो जाएगा। या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों का कुल लाभ कितना है 60,000, तो 3 को 60,000 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा, 20,000 से गुना करिएगा, 60,000 हो जाएगा। जब 20,000 से गुना करिएगा तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, इसका 40,000 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, सीधे अंतर नहीं पूछा है, वर्गों का अंतर पूछा है। क्वेश्चन के पहले लाइन में आते हैं, 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है। देखिए क्रमागत संख्या अगर हम मानते हैं, मान लीजिए ABCD मान लेते हैं, पहला संख्या A, दूसरा संख्या B, तीसरा संख्या C, चौथा संख्या D और पांचवा संख्या E, यह 5 क्रमागत संख्या हो गया। अब क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं के बीच में एक एक का अंतर हो, लगातार आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो जो भी क्रमागत संख्याएं होंगी उनमें एक एक का अंतर होगा, मतलब इससे एक ज़्यादा यह होगा, 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 यही तो होगा। क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है, इनके बीच में एक एक का अंतर होगा। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है 2-2 के अंतर वाली संख्या है, जैसे क्रमागत सम तो 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्रमागत विषम, इसमें भी 2 का अंतर होगा, 3, 5, 7, है ना, 3, 5, 7, 9, 11। तो क्रमागत बोला जाए मतलब एक एक के डिफरेंस पर संख्याएं होंगी। क्रमागत सम या विषम बोला जाए मतलब 2-2 के अंतराल पर संख्याएं होंगी। लेकिन क्रमागत सम या विषम बोलने से यह पता नहीं चलता है कि कौन सी संख्या की बात की जा रही है, संख्या शुरू कहाँ से होगा। दूसरा चीज़, अगर हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं का, जैसे 8, 9, 10, है ना, यह क्रमागत संख्या हो गया, इसका औसत पूछेगा तो बीच वाला इसका औसत हो जाता है। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। तो अगर ABCD 5 क्रमागत संख्या है तो इसका औसत क्या होगा, C होगा, जबकि औसत दे रखा है 100, तो C का वैल्यू कितना हो गया 100, तो C का वैल्यू 100, तो D का वैल्यू 101, E का वैल्यू 102, यही तो होगा। E का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा। C का मान बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100, यानी C का वैल्यू 100, तो E का वैल्यू यह 101 होगा, E का वैल्यू 102 हो जाएगा। अच्छा, A का वैल्यू बताइए क्या होगा, B का मान आपका कितना हो जाएगा 99, तो A का मान आपका हो जाएगा 98, यही तो होगा। A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 98। अब दोनों संख्या पता लग गया है, बड़ी संख्या भी और छोटी, पांचों संख्या पता लग गया है, लेकिन बड़ी संख्या और छोटी संख्या की आवश्यकता थी, तो हमें दोनों संख्या पता लग गया है, बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी। तो बड़ी, सबसे बड़ी संख्या 102 और सबसे छोटी संख्या 98। हमें बताना है इन, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 102, तो 102 का आप कर लीजिए वर्ग, सबसे छोटी संख्या क्या है 98, तो 198 का कर लीजिए वर्ग, और इसी का आपको निकालना है अंतर की क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 102, सबसे छोटी संख्या 98, इन दोनों के वर्गों का अंतर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो गया, a² - b², तो एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 102 प्लस क्या करेंगे 98, और एक बार इस दोनों को क्या करेंगे हम घटा लेंगे, यही तो करेंगे ना, एक बार इस दोनों को घटा लेंगे, तो 102 माइनस कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब 102 में 98 ऐड करिएगा तो यहाँ तो आपका 200 हो जाएगा, और 102 में से 98 माइनस करिएगा तो 4 हो जाएगा, 200 × 4 यानी क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 800। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का ना 800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अब आप देखिए, क्वेश्चन जो अगला है ना, इसमें थोड़ा ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, क्योंकि दो चीज़ पूछा है। बोला है इन आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका क्या होगा। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका, देखिए बहुलक निकालने के लिए तो हमें संख्याओं को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, अरेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधे बहुलक निकल जाएगा। बहुलक वह होता है जिसका पुनरावृत्ति इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 4 कुल मिला के कितना बार आया है 1, 2, बाकी सभी संख्या देख लीजिए एक बार,
अच्छा देखो यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, 5 सिर्फ एक बार आया है, -5 एक बार आया है। ऐसा नहीं कि इस दोनों को 5 में ही काउंट कर लेना, यह अलग संख्या है, यह अलग संख्या है। तो जो संख्या इस पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आएगा वह आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक आपका तो 4 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या बताना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे ना, संख्याओं को हम आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में। तो चढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, -5। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन होगा, -3। फिर उसके बाद कौन होगा, -2। उसके बाद क्या आएगा आपका, 0 है तो 0 भी आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला जो वैल्यू होता है, माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा ना वो उतना छोटा होता है। तो सबसे बड़ा -5 दिख रहा है तो यह सबसे छोटा, उसके बाद -3, -2, 0। उसके बाद देख लीजिए एक भी है तो 1 लिखेंगे। 1 के बाद देख लीजिए हम 4 है 2 बार, तो 4 लिखेंगे, कितना बार हम, 2 बार। 4 के बाद क्या है आपका, 4 के बाद 5, 7 और 10 भी है, तो 4 के बाद हम लिखेंगे 5, 7 और 10। ठीक है, तो सभी संख्या आ गया है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल मिला के 10 संख्या, 10 संख्या को लिख लिए। आरोही क्रम में आपको सजा लेना है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में होगा ना, वही आपका माध्यिका होता है, ठीक है। वही आपका माध्यिका होता है, वही आपका मीडियन होता है। तो सबसे बीच में देख लीजिए, 4 संख्या आप बाएं से हटा लीजिए, चूंकि 10 संख्या है, और 4 संख्या दाएं से हटा लीजिए। तो बीच में कितना संख्या बच गया, बीच में 2 संख्या बच गया। अगर बीच में 1 संख्या बचता तब तो वही आपका माध्यिका हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ बीच में 2 संख्या बचा है, तो इस वजह से इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए, वही आपका माध्यिका होगा। तो 4 और 1 5, 5/2, यानी आपका माध्यिका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2.5। अगर बीच में 1 संख्या बचेगा तब तो वही माध्यिका होगा, लेकिन बीच में अगर 2 संख्या बचे, उस केस में उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। बीच में 2 संख्या तब बचता है जब नंबर ऑफ डाटा इवन होता है, आंकड़ों का संख्या सम होता है। जैसे 8 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या, 14 संख्या, 16 संख्या, तो बीच में 2 संख्या बचेगा, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। लेकिन अगर आंकड़ों का संख्या ऑड होगा, विषम होगा, तो बीच में केवल 1 संख्या, जैसे 5 संख्या के बीच में तीसरा संख्या बचेगा, 7 संख्या के बीच में चौथा संख्या बचेगा, 9 संख्या के बीच में 5वां संख्या बचेगा। लेकिन यहाँ 10 संख्या है तो इसके बीच में 2 संख्या बचेगा, है ना, 2 संख्या बचेगा, 5वां और 6ठा। हाँ जी, 5वां और 6ठा, तो इस दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे, माध्यिका निकल जाएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब परिसर होता है। परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 5। तो 10 माइनस -5 यानी क्या हो जाता है आपका, 15 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक दुकानदार 20% और 10% के 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है। 2 डिस्काउंट के बाद वह दुकानदार को कितना कीमत मिलता है, 108 रुपये। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2 क्रमिक छूट के बदले एक समतुल्य छूट निकालना होगा ना, तो आप यह फॉर्मूला यूज करिएगा, x + y - xy/100। इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है, जब 2 क्रमिक छूट के बदले में एक समतुल्य छूट निकालना होगा, तो इसका यूज करेंगे। जैसे 20% और 10% का 2 क्रमिक छूट है, तो इसके बदले में एक छूट निकालिए, तो 20 + 10 - 20 × 10/100। या जो 2 अलग अलग छूट दिख रहा है ना, उसके बदले में एक छूट निकाल रहे हैं। 00 से 00 कैंसिल, 20 और 10 30, 30 में से 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 28। तो इन दोनों छूट के बदले में एक छूट कितने % का हो जाएगा, 28% का। तो हम 20 और 10 का 2 डिस्काउंट करें या 28 का 1 ही डिस्काउंट करें, दोनों का मतलब सेम ही होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 क्रमिक छूट के बदले में एक क्रमिक छूट क्या होगा, तो x + y - xy/100। x के जगह पहला डिस्काउंट, y के जगह दूसरा डिस्काउंट। तो इस दोनों छूट के बदले में एक छूट 28%। अब आप सोचिए कि 28% तो दुकानदार डिस्काउंट ही कर देगा, मतलब कीमत कितना लेगा, उस वस्तु के कीमत से 28% कम, मतलब उस वस्तु के कीमत का मात्र 72% कीमत आपसे लेगा। 10% डिस्काउंट करेगा तो 90% लेगा, 20% डिस्काउंट करेगा तो 80% लेगा। उसी तरह से 28% तो डिस्काउंटे कर दिया, मतलब उस वस्तु के कीमत का मात्र 72% लेता है,
जबकि बोला है लेता है कितना 108 रुपये, तो 108 रुपये उस दुकानदार को कीमत मिलता है, जबकि यह जो 108 रुपये है वह वस्तु के कीमत का मात्र 72% है। तो 108 रुपये 72% का मान है, 72 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें उस वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से। या आप ऐसे ही बना सकते हैं, मानना कि वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपये, अब इस पर 28% का डिस्काउंट यानी इसके कीमत के 72% में ही वस्तु को बेचता होगा, जबकि वस्तु को कितना में बेचता होगा 108 में। तो इसको भी सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, या फिर यह ज़्यादा बेहतर मेथड है। काटिए 18 चौके 72 और 18 छक्के हो जाएगा, 4 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 25, 25 गुने 6 यानी 150 रुपये इस वस्तु का आपका वास्तविक मूल्य हो जाएगा। इसका जो वास्तविक कीमत होगा वह कितना हो जाएगा 150 रुपये। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका, अपर्णा एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है और लगभग 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? लगभग 10%। देखिए हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ज़्यादा इसका हम लोग यूज करते हैं। वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम कितना मान लिए 100 रुपये मान लिए, यह क्या है आपका वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य से ज़्यादा में वस्तु को बेचते हैं तो लाभ होता है, कम में बेचते हैं तो हानि होती है। बोला एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है तो इससे 50% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, यानी अंकित कितना करता है 150 रुपये, तो यह क्या हो गया MRP हो गया, ठीक है। यह क्या हो गया आपका MRP। वस्तु के क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा, तो क्रय मूल्य 100, तो अंकित कितना करता है कीमत इस पर 150। अब लगभग 10% का लाभ चाहिए, तो आप सोचिए कि 100 रुपये के वस्तु पर 10% का लाभ कब होगा? जब 100 रुपया का सामान 110 में बेचा जाएगा, तो यह तो विक्रय मूल्य हो गया। लगभग 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ यानी क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा। मतलब 110 रुपया में यह सामान को बेचना चाहता है। MRP कितना 150, क्रय मूल्य कितना 100, बेचना कितना में चाहता है 110 में। तो कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? तो छूट किस कीमत पे मिलता है MRP पे, तो 150 रुपये का वस्तु है उसको 110 में यह बेचना चाहता है, 110 में बेचेगा तभी तो 10% का लाभ होगा। तो MRP जिस वस्तु का 150 है उसको 110 में बेचना है, तो डिस्काउंट कितने % का होगा? तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकालते हैं, तो 150 का सामान 110 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितना का होगा 40 का। बट्टा डिस्काउंट कहाँ पे हो रहा है MRP पे ना, तो बट्टा में MRP लिखेंगे और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे 100 से। इससे क्या निकल जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। 150 का सामान 110 में बेचना है तो डिस्काउंट कितना का 40 का, बट्टा अंकित मूल्य गुना 100। अब काटिए इसको, 50 से काटिए, 50 दिया 150, 50 चौके 100, 40 चौके 160, 160 बट्टा 3 है, 160 में 3 से भाग करिए, 3 से अगर भाग करिएगा, अच्छा रुक जाइए कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? हाँ जी गलत तो हो गया, गलत आपका यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन में गलत हो गया। अगर काटेंगे तो 50 दिया 150, 50 गुना 100, 80 बट्टा 3, 80 में 3 से भाग करिए। अगर 81 होता तो 3 से भाग लग जाता 27 बार में, यानी लगभग 27% आपका आंसर हो जाएगा, या पॉइंट में ले जाइए। 3 से भाग करिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 3 छक्के 18.66, 26.66%, यानी कि लगभग 27% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।